हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, पिछली क्लासेस में अब हम बहुत सीरियस टॉपिक की तरफ मूव करते जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत अब आपके एग्जाम के सीधे सीधे सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक अब आने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से उसके बेसिक कंटेंट को समझने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी पढ़ने का जो उद्देश्य है वो इससे पूरा होगा। तो पिछली क्लासेस में हमने किस तरीके से डेमोक्रेसी और फिर गवर्नमेंट, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा, और पिछली वाली क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें हमने पावर शेयरिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कितनी ज़रूरी है ये पावर शेयरिंग। दो देशों का एग्जाम्पल लिया हमने, बेल्जियम और श्रीलंका, और समझा था कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों को एक देश ने मैनेज कर लिया, दूसरे देश उसमें उलझ के गृह युद्ध का शिकार हो गया। तो ये सारी कहानियां, ये सारे एग्जाम्पल, तमाम सारे पॉलिटिकल इश्यूज आपको समझने में मदद करते हैं, और फिर भारतीय संदर्भ को, जो इंडियन कॉन्टेस्ट है, उससे आपको और ज्यादा मतलब फेमिलियर बनाते। तो अब उसी क्रम में जो हमने पिछली क्लास में पावर शेयरिंग पढ़ा था, उसी का एक स्टेप और आगे, कि उस पावर शेयरिंग को हम अगर भारत में देखें, अगर जो सत्ता का वितरण है, सत्ता का बंटवारा है, उसको अगर हम भारत में देखेंगे तो किस संदर्भ में देखेंगे, क्या प्रारूप है, क्या किस संविधान में क्या व्यवस्था है, किस तरीके का स्वरूप है हमारे देश में सत्ता के बंटवारे को। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज आपसे डिस्कस करना है। मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब देखिए, आज का जो हमारा दूसरा अध्याय है 10वीं क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट है, संघवाद, फेडरलिज्म। आपके यूपीएससी अलग अलग पीसीएस परीक्षाओं के सिलेबस से सीधा उनके से मैच करता है, वहां से सीधे प्रश्न आते हैं। तमाम सारी अन्य बातों को भी समझने के लिए आपका ये संघवाद का समझना बहुत जरूरी है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस करते हैं तो इस संघवाद को बहुत डिटेल में, इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, इसके चैलेंजेस, इसके बेनिफिट्स, उन सारी चीजों को एक अलग परिप्रेक्ष्य में हम उन क्लासेस में बात करते हैं। लेकिन यहां हमको इस 10वीं क्लास की एनसीईआरटी के थ्रू इस संघवाद को समझने की प्रक्रिया में हम हैं अभी। तो पुस्तक क्या कहती है उसके संदर्भ में हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो अवेयर नहीं हैं इन सारी चीजों से, वो भी, उनका भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और हमारा उद्देश्य पूरा हो। तो चलिए फिर सीधा बिना वक्त गवाए किताब के माध्यम से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, सभी लोगों का स्वागत है। ओके, अब आ जाइए। यहां इंट्रोडक्शन में ये क्या कहते हैं कि पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। हमने समझा था कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से 3 स्तरों पर यह बंटवारा है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहते हैं। असल में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को या सेपरेशन ऑफ पावर्स को या शेयरिंग ऑफ पावर्स को अगर एक नाम देने की आवश्यकता हो तो उसी को हम फेडरलिज्म ज्यादा उपयुक्त शब्द है, संघवाद शब्द ज्यादा उपयुक्त है। तो आप अगर एक लाइन में संघवाद को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ पावर इज नोन एज फेडरलिज्म। जो सत्ता का बंटवारा है वो, उसी को हम संघवाद कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और साथ चलना संभव हो जाता है। अब देखिए, हमने इन सारे शब्दों पे इतनी बार बात कर ली है कि अब जैसे ही आपके दिम सामने आए लोकतंत्र, हमने इतनी बार इसको बात कर लिया छठी क्लास से लेके अभी तक, कि लोकतंत्र पढ़ते ही इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन रूलिंग, सत्ता में जनता की सहभागिता, हर स्तर पर हमने उसको बहुत चीजें पढ़ी। अभी आगे लोकतंत्र को और पढ़ना है, उसकी चुनौतियां वगैरह भी पढ़ना है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है, यह संघवाद है। यानी यहां कई सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, जैसे आपने पिछली क्लास में बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया, किस तरीके से बेल्जियम ने 2 स्टेट को, चाहे वो डच बोलने वाले लोग हों या फ्रेंच बोलने वाले लोग हों, उनको अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके और सेम अथॉरिटी दे दिया। वो संघवाद का एक बढ़िया एग्जाम्पल है वो, कि किस तरीके से संघवादी व्यवस्था अपना के वहां की बड़ी समस्याओं को, गृह युद्ध जैसी स्थिति को टालने में बेल्जियम वासी सफल रहे। तो
यहां ये क्या सीधे सीधे कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के द्वारा चुनी हुई है और अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए हम भी समझते हैं। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। एक बार फिर से लोकल गवर्नमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम ने संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। अब देखिए हम इस टॉपिक पे आगे बढ़े, एक मोटे तौर पे कुछ चीजें आप समझ लीजिए भारत के संदर्भ में, ताकि ये सारे एग्जाम्पल आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूं 1947 व्हेन वी गॉट फ्रीडम, जब हमको आजादी मिली। तो आजादी मिलने के बाद आप देखिए जो कहानी थी वो क्या थी कि जो हमारा पूरा भारत था, भारत मतलब सुंदर है इससे, ठीक है, तो भारत था, इस भारत में आजादी किसको मिली, किस भारत को आजादी मिली? दो तरीके के भारत थे उस वक्त 1947 में। एक वो भारत था जो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर था, जो अंग्रेजों के शासन के अधीन था, और भारत के कुछ हिस्से ऐसे थे जो देसी रियासतें थी। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। हालांकि ये अंग्रेजों का खूब प्रभाव था इन लोगों में, लेकिन ये ब्रिटिश हुकूमत के डायरेक्ट अधीन नहीं आते थे। तो ये एक तरीके से स्वतंत्र राज्य कंसीडर किए जाते थे। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ इसी ब्रिटिश भारत को स्वतंत्र कराने के हुआ, और अंत में 15 अगस्त में 1947 में जो आजादी मिली वो इसी ब्रिटिश भारत को मिली, जहां ब्रिटिशों का आधिपत्य था, जहां ब्रिटिश का शासन चलता था। ये सब स्वतंत्र राज्य थे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आपको मालूम है कि हमको आजादी मिली एक बंटवारे के साथ, और बंटवारे के साथ आजादी मिलने के बाद अब चूंकि परिस्थितियां ऐसी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिस तरीके से दुनिया का माहौल था, अपने देश में तमाम सारे संघर्ष के बाद जो देश का माहौल था, इन सारी परिस्थितियों को जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वगैरह ये सब जब टॉपिक पढ़ते हैं तो सब चीज को और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त इन देसी रियासतों के लिए संभव नहीं था कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। तो इनके सामने विकल्प रखा गया, भाई आप या तो हिंदुस्तान में मिल जाइए, पाकिस्तान में, और फिर फलस्वरूप उसके बाद एक अलग स्टोरी है किस तरीके से अलग अलग पॉलिसीज बना के फिर हमारा जो भारत का नक्शा है आज का वो तैयार हुआ। पाकिस्तान अलग हुआ, किस तरीके से बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, वो वहां पूर्वी पाकिस्तान के नाम से अलग हुआ। तो इस तरीके से ये सारी कहानियां हैं। अब कुल मिला के जो सिचुएशन बनती है वो क्या है कि देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन देश की आजादी के बाद जो संसाधन थे वो बड़े सीमित थे, संसाधन बहुत सीमित थे। अच्छा, हमारा देश विविधताओं का देश है, आपको मालूम है हमारे देश में अलग अलग भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म, सबकी जरूरतें अलग अलग, भौगोलिक स्थितियां अलग अलग, आर्थिक स्थितियां अलग अलग, तो तमाम सारे आधार पे बड़े सारे डिफरेंसेस थे हमारे देश में, बहुत सारे अंतर थे। तो अंतर थे, संसाधन भी बहुत सीमित थे, प्रशासन का अब दायित्व आ गया भारतीयों के ऊपर। हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तमाम सारे वादे किए थे कि स्वदेशी शासन सबसे अच्छा होता है। ठीक है, कितनी सारी स्वदेशी शासन की खासियतों के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, आपने मतलब बात की हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो अब आजादी के बाद वो वक्त आ गया था जब आप उन प्रोमिसेस को पूरा करें और ये साबित करें कि स्वशासन बहुत अच्छा होता है, अंग्रेजों के शासन से तो बेहतर बताना ही था। अच्छा, तो ये सारी चुनौतियां थी। अच्छा, चुनौतियां बढ़ और कैसे गई, क्योंकि संसाधन बहुत सीमित, बहुत से अंग्रेजों ने हमें एक बर्बाद हाल मुल्क विरासत में दिया था। अच्छा, बंटवारे ने वो रहे सहे संसाधनों को भी बांट लिया, चैलेंजेस और बढ़ गए। तो बहुत संसाधन सीमित हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसका ख्याल रखना है, डेवलपमेंट करना है, अपने सपनों के भारत को तैयार करना है। तो इस तरीके की परिस्थितियों में अच्छा, दूसरी चीज, अभी ठीक से देश का स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं था, कौन सी देशी रियासत भारत में मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा,
ठीक है, कहने का मतलब ये था कि राज्यों की स्थिति भी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, इनफैक्ट स्ट्रक्चर में भी क्लियर नहीं था। आपको मालूम है 80 के दशक तक अलग अलग राज्य शामिल होते रहे। तो यहां चीजें क्या हुई कि ज्यादातर आप देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र शासन है, केंद्र का शासन था, वो बहुत मजबूत रहा और पूरी देश की आजादी का श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिला था। कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट मिला था उसके नेता होने के नाते। आप देखेंगे 1977 तक, जब तक एक विपक्ष, एक ऑफिशियल विपक्ष नहीं आ गया, तब तक उन्हीं का बड़ा एक प्रभुत्व था, लोगों का विश्वास भी था उसके अंदर। अच्छा, शुरुआती दिनों में लेकिन इस बात की जरूरत को समझा जाना तभी से शुरू हो गया कि साहब हमारा देश विविधताओं का देश है और सबकी सहभागिता को सुनिश्चित करना है, सबके इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम पावरफुल, उनको शक्तिशाली बनाइए। स्थिति क्या है, आप देखिए कि इन्हीं सारी चीजों के आधार पर जब संविधान बना रहे थे और प्रशासन के स्ट्रक्चर को हमने तैयार किया, तो ये इस बात पे जोर दिया गया कि केंद्र सरकार अकेले अगर शासन करेगी तो शायद वो न्याय नहीं हो पाएगा। और भारत जैसा देश जो विभिन्नताओं का देश है, अभी अभी हम एक बंटवारे को फेस कर रहे थे और उस तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि सांस्कृतिक आधार पे, भाषाई आधार पर, इन सारे आधार को लेकर संघर्ष भविष्य में बढ़ जाए। तो उन सभी चीजों को भी शॉर्ट आउट करना था, इन सारी चुनौतियों को। तो ऐसे में हमने ये तो स्वीकार कर लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी वो तो है ही है, साथ ही साथ हम अलग अलग राज्यों को भी कुछ शक्तियां देंगे, अलग अलग स्टेट अलग अलग स्टेट को भी हम अथॉरिटीज देंगे। तो यहां पर ये एक स्ट्रक्चर हमने बनाया गया। लेकिन शुरुआती इस तरीके से, एक तरीके से फेडरलिज्म की शुरुआत हमारे यहां हो गई कि भाई जब पूरे देश के बारे में डिसीजन लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, और हर स्टेट की अपनी जरूरतें हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनके अपने संसाधन हैं। तो ये लोग अपनी जरूरतों को ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो लेट देम डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर देम। तो इस तरीके से जो हमारे सरकार का जो बंटवारा आपने समझा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसको 3 स्तर पे, मतलब 2 स्तर पे मुख्य रूप से हमने बांटा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये हमने कई बार क्लासेस में डिस्कस भी किया है। तो इस तरीके से एक बंटवारा हो गया। तो एक सिस्टम जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ राज्य सरकारों के पास भी शक्तियां हैं, मतलब एक तरीके से कहने का मतलब, ये हमने एग्जाम्पल पहले भी लिया था कि जैसे आप अपने घर में छोटे बच्चे रहे होंगे, तो जब धीरे धीरे आप बढ़ते गए तो अकॉर्डिंगली आपकी क्षमता के अनुसार आपके ऊपर कुछ दायित्व डालने शुरू हो गए। पहले पूरा परिवार मिलकर आपका ख्याल रखता था, फिर जैसे जैसे आप बड़े हो गए कि बेटा दरवाजा खोल दो, सब्जी लेते आओ, ये ले आओ, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपके ऊपर दायित्व तो उसी तरीके से आपकी योग्यता के अनुसार भार डालना शुरू हो जाता है। और जब आप काफी अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो परिवार की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ जाती है कि आप परिवार को संभालो। तो कहने का मतलब कि जो अभी आपके गार्जियन हैं उनके पास ज्यादातर शक्तियां हैं, कई बार वो आपके डिसीजंस भी खुद ले रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने डिसीजंस को लेने में समर्थ होते जाते हो, आपको वो छोड़ते, भाई अपने डिसीजन तो खुद ले ले, मेरी जिम्मेदारी खत्म। फिर धीरे धीरे कई बार आपके पास ऐसा आ जाता है कि भाई मैं सारा कुछ मैनेज कर लूंगा। तो ये होता है कि आप कितने कैपेबल हो। तो हमारे यहाँ चूंकि शुरुआती निर्भरता सब केंद्र सरकार पर थी, तो शक्तियां केंद्र सरकार के पास ऑब्वियसली ज्यादा थी। हम बहुत डिटेल में समझेंगे जब संघवाद को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में समझेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी थोड़ा सा मोटी तौर पे ये समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है, आपको बहुत मजबूती भी मिल जाएगी बाकी चीजों को समझने में। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे आजादी के बाद जैसे जैसे हमारे संसाधन समृद्ध होते गए, हमारे पास तमाम सारी, चाहे वो राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप, आर्थिक रूप से हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ी, हमारी क्षमताओं में विकास हुआ, तो हमने राज्यों को भी अलग अलग तरीके से और ज्यादा इनको एम्पावर्ड किया, इनकी शक्तियों में भी वृद्धि की। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब विकेंद्रीकरण भी कहते हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं, शासन का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये भी आप सब समझेंगे। तो कहने का मतलब, अगर इसको कंक्लूड करके एक लाइन में कहें
कि अगर सारे मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अलग अलग राज्य सरकारों के साथ शासन करती है तो वो एक फेडरलिज्म कहलाती है, संघवाद कहलाती। तो एक मोटा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए और फिर आइए पुस्तक के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या कहता है। अब आइए संघवाद क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म, इस पुस्तक के माध्यम से समझते हैं। ये कह रहा है कि एक बार फिर से पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति को कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। आपने समझा था कि किस तरीके से वहां फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले और डच बोलने लोगों को बोलने वाले दोनों लोगों को अलग अलग प्रांतों को पूरे अधिकार दे दिए गए। केंद्र सरकार ने अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी, मतलब अपनी शक्तियों में कमी की ऑब्वियसली। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन अपना ली। मतलब वही कि अब वो इस काबिल कैपेबल होने लगे उनकी व्यवस्था की भाई अपनी चीजें आप ही समझो, अब हमारे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, अब आप अपने निर्णय लेने में काबिल हो, पिताजी पे उतनी डिपेंडेंसी आपकी नहीं है। तो अब उनके पास मुखिया का दर्जा है लेकिन आप काम अपने डिसीजंस आप खुद ले सकते हैं। तो बेल्जियम में भी इस तरह, जब तक शुरुआत में भी प्रांतीय सरकारें थी लेकिन नियंत्रण केंद्र का था, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें क्या व्यवस्था की कि प्रांत सरकारों को अपने भैया ये काम आपके लिए हम करते थे, अब अपने लिए आप खुद ही करो, अब आप कैपेबल हो। तो वहां इस तरीके से ये व्यवस्था की गई, हमने इसको समझा भी है पिछली क्लास में। अच्छा, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक का मतलब होता है जहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी राज्यों को वो कोई ताकत नहीं दे रहे, यार बाकी राज्यों को कई बार तो वो कंसीडर भी नहीं करते, तो यानी केंद्र ही सर्वशक्तिमान है। तो ऐसी व्यवस्था को यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन कहते हैं। जहां केंद्र और राज्य दोनों ही शासन करते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाता है, संघीय शासन कहलाता है। अभी हम भारतीय संदर्भ को भी समझेंगे, अर्ध संघीय क्यों कहते हैं उसको। अच्छा, अब ये आ जाइए श्रीलंका। ये थोड़ा सा, श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम। आपने समझा कि श्रीलंका के संघर्ष के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से तमिल भाषी और जो के सिंगली लैंग्वेज बोलने वाले थे इनके बीच का संघर्ष था। सिंगली बोलने वाले मेजॉरिटी में थे और वो चाहते थे कि सारी शक्तियां उन्हीं के पास रहें। तमिल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये सारी बातें हमने आपसे बहुत डिटेल में समझी थी। तो ऐसे में तमिल वाले चाहते थे भाई हमको एकदम सेपरेट करो, हमको हमारी अथॉरिटीज दो, मतलब वो सच्चे अर्थों में कि संघी की हम अपनी शासन व्यवस्था को चला पाने में समर्थ हैं। तो इस तरीके की वो डिमांड कर रहे थे। ओके, तो अब यहां पर संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषांगिक इकाई, आनुषांगिक मतलब सहयोगी, ठीक है, जो उनको मदद करते हैं, उनके एसोसिएट्स, तो मतलब उन्हीं से निकली हुई चीजें, तो आनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, ठीक है। संघीय मतलब फेडरल गवर्नमेंट, 2 स्तर पे सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और फिर राज्य सरकार या प्रांतों स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन मतलब डेली कामकाज, रोजमर्रा के कामकाज, ठीक है, कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। मतलब हमने ये समझ लिया था कि फेडरल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो अपने बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर शासन करती हैं। यही फेडरल गवर्नमेंट है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और वो फेडरल मतलब राज्य सरकारों का भी अस्तित्व है, उनके पास भी शक्तियां हैं। ओके, इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या है कि एक देश है, वहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। अगर कहने के लिए है भी तो उनके पास कोई शक्तियां नहीं है, सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास है। तो ऐसे ही को यूनिटरी, थोड़ी सी तकलीफ है लिखने में, यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं, एकात्मक शासन कहते हैं। तो एकात्मक शासन में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है, ठीक है।
फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटीज हैं। ठीक है, तो एक तो ये संरचना की समझ हो गई। अब यहां ये अलग अलग चीजें। अच्छा, अब आ जाए, हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये अक्सर ये सब पूछ लिया जाता है तो समझ में ही नहीं आता कि कहां से पढ़ें। कई बार आप तमाम सारे सोर्सेस पढ़ते हैं, सर ये किताबें पढ़ ली, वो किताबें पढ़ ली, बड़ा माइन्यूट सा फैक्ट्स पूछ लिया गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। ये भी एक मजेदार चीज है। फेडरल गवर्नमेंट में मतलब 40% जनसंख्या इन्हीं फेडरल गवर्नमेंट्स में रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं, जो भी बड़े देश हैं वो फेडरल गवर्नमेंट है उनके यहाँ। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? इस वाले मानचित्र में ढूंढने के लिए कहा। ये एक्सरसाइजेस आप करते रहिएगा। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वो केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो केंद्र और राज्य सरकार है फेडरल गवर्नमेंट में, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे की चीज बता रहा है कि कैसे इसको समझेंगे। तो आपने समझा है कि एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो यहां ये कह रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल जो प्योर फेडरल गवर्नमेंट है, जो प्योर संघीय शासन है, केंद्र सरकार हर बार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं देती, ये करो वो, ये इनके इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलती। इनके पास कई सारे डिसीजंस लेने की अपनी शक्तियां हैं, उसमें केंद्र सरकार का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। इनकी अपनी पावर है, इनकी अपनी पावर है। ठीक है, अब जैसे आप भी मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, अभी तक आपके पिताजी हर बात पे निर्देश देते थे, ऐसे करो वैसे करो ऐसे रहो, लेकिन अब आप कैपेबल हैं, आपको ऑफिस में अपने कैसे डील करना है, क्या करना है, उनके निर्देश हमेशा वहां वो नहीं देते। यू विल डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। आपको क्या करना है ये आप ही तय करते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई तमाम सारी चीजों में कि पिताजी ने आपको स्वतंत्र रखा है और आपकी स्थिति अब ऐसी है कि उस संदर्भ में अपने सारे डिसीजंस आप खुद लेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ फेडरल गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पोजीशन है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पोजीशन है। कुछ यहां ऐसा नहीं होगा कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों पर चलेगी, इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चलेगी या एक कोई इंस्ट्रक्शन देंगे। इनके पास अपनी स्वतंत्र, अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होती है एंड स्टेट विल डिसाइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब दे विल टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अपनी आवश्यकताओं के बारे में अपने निर्णय ये राज्य सरकारें स्वयं लेंगी। अच्छा, और क्या है? अब यहां पर ये कह रहा है, आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। ये थोड़ा सा पॉइंट आउट आपको करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है इन सारी चीजों को समझने के लिए। यहां सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। मतलब फेडरल गवर्नमेंट का जो पहली विशेषता है वो क्या है कि सरकार एटलीस्ट 2 लेवल पे तो होगी, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। वो 2 से ज्यादा स्तरों पे हो सकती है, वो लोकल गवर्नमेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज, सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होगी। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, ये भी समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखिए, जैसे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट है और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं अभी, तो उत्तर प्रदेश की अब जनसंख्या, जनता तो वही है, वी ऑल आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, तो जब देश के लिए चुनना होगा तो हम ही लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी को चुन के भेजेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। ये पूरे देश से चुनकर भेजेंगे। अब उत्तर प्रदेश, मान लीजिए मैं अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं सपोज, तो मैं ही संसद के लिए भी अपने क्षेत्र से अपना एक प्रतिनिधि भेजूंगा और मैं ही उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते भी अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने क्षेत्र से किसी प्रतिनिधि को भेजूंगा जो एमएलए होगा। तो जनता वही है, वही डिसाइड कर रही है हर लेवल पर। जब ये पंचायतों के चुनाव होंगे तो मैं अपने गांव के लेवल पर चुनाव लड़ूं, चुनाव क्षेत्र में देखूंगा कि हमारे गांव का विकास किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना ज्यादा संभव है, तो मैं उसको वोट करूंगा। यानी भारतीय नागरिक हूं मैं, मेरी अपनी एक ही नागरिक एक ही है, लेकिन जब मुझे केंद्र के चुनाव करने होते तो मैं ही भारतीय नागरिक की हैसियत से एमपी का चुनाव करता हूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने क्षेत्र से
एक सांसद का चुनाव करता हूं, जब प्रदेश की विधानसभाओं के लिए चुनाव होता है तो उस प्रदेश का निवासी होने के नाते मैं अपने क्षेत्र से एक विधायक का चुनाव करता हूं, और अगर मैं किसी गांव में रहता हूं तो वही मैं ही हूं, लेकिन अब मैं अपने गांव के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए उसमें से अपने किसी जनप्रतिनिधि को चुनूंगा। तो व्यवस्था कुछ ऐसी ही होगी, ठीक है। अच्छा, यहां इन सब की ये एक ही नागरिक समूह पर तो निर्धारित है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। साथ ही साथ ये जब कानून बनाएंगे, ये पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे, लेकिन जब विधानसभा कानून आएगी, कोई राज्य सरकार कानून बनाएगी, उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो केवल वो प्रदेश ही होगा। तो ये अपने प्रदेश के लिए भी कानून बनाएंगे, एक ही जनता के द्वारा चुने गए, लेकिन देश के लिए भी कानून अलग, प्रदेश के लिए कानून अलग बनाएंगे। तमाम सारे टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि कुछ टैक्स ये लगाएंगे, ये वसूल करेंगे, कुछ टैक्स यही लगाएंगे, यही वसूल करेंगे। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, आप इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ेंगे भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। फिर जब आप वो फाइनेंस कमीशन वगैरह पढ़ते हैं तो देखते हैं किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है फाइनेंस कमीशन का इन सारे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में और सारी चीजों को। तो कहने का मतलब कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसका जो एक लक्षण है वो क्या है? एक लक्षण तो ये कि अलग अलग स्तर की सरकारें होंगी, मतलब 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होंगी। दूसरा, एक ही जनसंख्या, एक ही जनता है, एक ही जनसमूह अलग अलग लेवल पर अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। प्रशासनिक कुछ डिफरेंसेस होते हैं, टैक्स रिलेटेड डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ संघीय व्यवस्था के लक्षण है। आइए और लक्षण क्या है समझते हैं। तीसरा कह रहा है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसके लिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, और हमारे संविधान में हमने ये संविधान का लिखे जाने के पीछे क्या महत्व है, ये सारी चीजों को समझ भी लिया था। आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जरूर एक बार देखें दोबारा से जाके। अलग अलग क्लासेस में हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया था कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों आवश्यकता है, संविधान क्या कर देते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या ज्यूरिसडिक्शन होंगे, कैसे काम करेंगे, मतलब ये सारी प्रक्रिया ये बाकायदा संविधान में लिखी हुई है। अब आप चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको यहीं पर तुरंत क्लिक करना चाहिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, किस आर्टिकल में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, उनके अधिकारियों के बारे में, किस आर्टिकल में इनके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिस्ट आउट करनी चाहिए, यहीं से आपका काम शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। हम समझेंगे तमाम सारे, जब पार्लियामेंट आपसे डिस्कस करेंगे, संसद डिस्कस करेंगे, तो वहां समझेंगे कि अलग अलग तरीके के बिल आते हैं, अलग अलग तरीके के जो कानून बनने का प्रस्ताव, प्रपोजल आता है। तो उसमें बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसमें ऐसा नहीं कि केवल संसद चाह देगी तो बदल जाएगी, उसमें अलग अलग राज्य विधानसभाओं के भी मतों की वैल्यू होती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो खास करके देश की प्रकृति में बदलाव कर दे, पूरे जनता के अपनी स्थिति में बदलाव कर दे, तो ऐसे कानून जो देश के हर भाग को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे कानून, हम पूरी लिस्ट समझेंगे उसको, जब पूरी प्रक्रिया समझेंगे तो कि किस कानून के लिए क्या मेजॉरिटी आनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी, और ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट डिस्कस करते वक्त। तो यहां ये यही बात कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे कानून, खासकर कि वो कानून जो मौलिक आवश्यकताओं से संबंध रखते हो, जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है इस देश की, उनको चेंज करने के लिए या उनको बनाने के लिए न केवल संसद जिम्मेदार होगी, अलग अलग राज्य की विधानसभाएं भी जिम्मेदार होंगी। कहने का मतलब केंद्र सरकार अकेले तय नहीं करेगी, राज्य सरकारों की भी सहमति आवश्यक है। ये फेडरल गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। देखिए, ये वो पॉइंट्स है ना, जनरली हम लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस करते हैं तो कई बार इन पॉइंट्स को हम वहां डिस्कस नहीं कर पाते, वहां अलग अलग चीजों को हम और डिस्कस करते हैं। लेकिन ये वो चीजें हैं जो कई बार संघीय व्यवस्था की चुनौतियों के रूप में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये वो बातें हैं जहां आप प्रश्न का जवाब दे पाने में बहुत कैपेबल होते हैं। तो बहुत ध्यान से, यहाँ एनसीईआरटी बहुत मदद करती है। इन पॉइंट्स को जैसे ही आप
मेंशन करते हैं, आपकी समझ बढ़ जाती है कि मतलब एग्जामिनर को लगने लगता है नहीं ये फेडरलिज्म समझ रहा है। कल को अगर ये सब चीजें याद रहें, आपको चुनौतियां ही बात करनी है, कुछ एकदम से कुछ नया याद नहीं आया, तो आप इन्हीं चीजों के एब्सेंस को चुनौती के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन, कोई कानून बना दिया, उसमें राज्य सरकारों की सलाह नहीं ले ली, तो फेडरेशन की के अस्तित्व पर एक सवालिया निशान है। तो इस तरीके की चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। ओके, पांचवा क्या कह रहा है, क्या लक्षण है इन फेडरल गवर्नमेंट्स का? पांचवा लक्षण ये कह रहा है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी, जब आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और उसकी ज्यूरिसडिक्शंस पढ़ेंगे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस, एप्लेट ज्यूरिसडिक्शंस, तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझते हैं। ये कह रहा है कि मतलब हमारे देश में जो कोर्ट्स हैं जिनको संविधान और बाकी कानून को इंटरप्रेट करना होता है, तो ये कह रहा है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी अदालतें, कोर्ट्स विल डिसाइड व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अदालतें, जो कोर्ट है हमारे देश में, जो जुडिशरी है, दे विल डिसाइड कि किसका क्या क्षेत्राधिकार है, वो अनफाइनलाइज कर देंगी। ठीक है, विभिन्न मतलब अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी बात को लेके, केंद्र सरकार कहनी है मेरा क्षेत्राधिकार है, राज्य साहब होता हमारा क्षेत्राधिकार है, अगर इस तरीके का कोई खिंचाव, कोई संघर्ष, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, जुडिशरी विल डिसाइड। ठीक है, ओके। फिर ये कहता है कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाती है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस में आता है सुप्रीम कोर्ट के। यानी इफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स या सेंट्रल वर्सेस स्टेट, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड व्हाट टू डू। यानी अगर किसी भी लेके कि अगर केंद्र सरकार कहती नहीं साहब ये हमारा अधिकार है, राज्य सरकार कहेगी नहीं हमारा अधिकार है, अगर इस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद होता है, तो फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड विल बी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, ठीक है, व्हाट टू डू। तो वो संवैधानिक आधारों पर ये अधिकारों की भी व्याख्या करेगा, उनको भी डिफरेंशिएट करेगा कि साहब इनके ये अधिकार हैं और आपको इसको इस तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। तो पांचवी चीज क्या फेडरल गवर्नमेंट में, कि अगर कोई अधिकारों को लेकर विवाद होता है तो जुडिशरी इज देयर, वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है। अच्छा, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। ये क्या है कि भाई अब चूंकि ये कर दिया कि राज्य सरकार है, ये केंद्र सरकार है, इनको तमाम सारे फ्रीडम है अपने डिसीजंस लेने के लिए, लेकिन डिसीजंस लेने के लिए फ्रीडम है। अब आप अपना ही एग्जांपल लीजिए कि आपके पिताजी ने कह दिया कि बेटा यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजंस बाय ओन, अपने डिसीजंस आप खुद लो। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरप्ट यू, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा किसी तरीके से। बात तो ठीक है, लेकिन अभी तक आप आर्थिक रूप से उन्हीं पर निर्भर है। तो डिसीजन ले रहे हो, कह रहे हो पिताजी पैसे, तो पिताजी की कमाई से पैसे लोगे तो पूछेंगे क्यों चाहिए, तब आ गया इंटरप्शन। ठीक है, तो अभी तो फिर काहे का फ्रीडम। तो आप वाकई फ्री हो सकें, अपने डिसीजंस खुद लेने में सक्षम हो सकें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप आर्थिक रूप से भी आप स्वयं पर निर्भर हो। ठीक है, तो यहां इन राज्यों को भी अगर प्रशासन अपने अधिकारों का निर्वहन करना है, अपने दायित्वों की, अपने अधिकारों की डिमांड करनी है, उसको मेंटेन करना है, तो आर्थिक क्षमता इनके पास होनी जरूरी है, आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दे नीड टू बी कैपेबल, इकोनॉमिकली कैपेबल। तो इसलिए इस चीज को इंश्योर करने के लिए देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्सेस, अलग अलग स्तरों का टैक्सेस का प्रोविजन किया गया है कि साहब ये सोर्सेज होंगे आपके राज्य की इनकम का, कि भाई वो लैंड टैक्सेस रेवेन्यूज पे लगा सकते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड ऑल। तो इस तरीके से अलग अलग टैक्सेस होंगे, अलग अलग, कहने का मतलब अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए, सोर्सेज विल डिफाइंड कि इन सोर्सेज से होने वाली इनकम पर किसका अधिकार होगा। ये उन राज्य सरकारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाती हैं और ये बहुत जरूरी है किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए। तो आप देखेंगे हमारे देश में क्वासी फेडरल हम अर्ध संघीय, तो कई बार राज्यों की निर्भरता केंद्र पर होती है। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से हम इसको क्वासी फेडरल, तमाम सारे पॉइंट्स आप देखेंगे।
तो अभी हम फेडरल गवर्नमेंट के लक्षणों की बात कह रहे थे। आप अपने देश में भी देखते जाइए कौन सा है हमारे देश में, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कई सारे तो चुनौतियों के रूप में आप देखेंगे और कई सारों की वजह से ही कई सारे ऐसे लक्षण जिनकी अनुपस्थिति हमें अर्धसंघीय रूप में स्थापित करती हैं। तो इसको बहुत डिटेल में आपको टोटलिटी से समझने की जरूरत है। यहां आपको वो पूरा स्पेस मिल रहा है एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त, जरूर इसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक लाइन जो जरूरी है आप समझते जाएं ताकि पूरा आपको लगे कि नहीं साहब हो गया, एनसीईआरटी कर लिया। ओके, अब आ जाइए 7वां क्या कह रहा है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। दोहरे उद्देश्य मतलब क्या है? ये कह रहा है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि जो वाई वी नीड फेडरल गवर्नमेंट, क्यों जरूरत है हमको फेडरल गवर्नमेंट संघीय शासन की आवश्यकता क्यों? तमाम सारे तो लक्षण आपने पढ़े, ये एक तरीके से उसको जस्टिफाई कराता है। ये वाला जो पॉइंट है, अगर फेडरल गवर्नमेंट है, खास करके एक ऐसा देश जो विभिन्नताओं से भरा है जैसे भारत जैसा देश, तो यहां पर दो बातें हो जाती हैं इस फेडरल गवर्नमेंट से। एक तो हो जाता है देश की एकता की सुरक्षा करना। एकता की सुरक्षा कैसी हो जाएगी? जैसे आपके परिवार में आपके अलग अलग भाई बहन हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, किसी की कुछ परीक्षा, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई अफसर, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई कुक बनना चाहता है। अगर आपके परिवार में इस तरीके का माहौल है कि आप सभी की क्षमताओं के अनुसार उनकी स्थिति का आदर करते हैं, तो परिवार हमेशा एकजुट होगा, कभी किसी को डोमिनेट नहीं कर रहे। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबसे इंटेलिजेंट आप ही हैं, आपकी ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी, ऐसा कोई स्पोर्ट्समैन है वो ओलंपिक लाने की क्षमता रखता, पढ़ने में मन नहीं लगता उसका, तो आप हमेशा उसको डिमोरलाइज करो, तो फिर परिवार में एक संघर्ष की स्थिति आ जाएगी। अगर सारे लोग कि ठीक भाई मैं आईएएस बन सकता हूं, ये दूसरा वाला भाई डॉक्टर बन सकता है, ये तीसरा वाला यार ओलंपिक में मेडल ले आ सकता है, तो आप उसको उस तरीके से सपोर्ट करो। तो विभिन्नताओं से भरे हुए देश में जहां अलग अलग क्षमता है, अलग अलग तरीके की अभिव्यक्ति है, अलग अलग तरीके की विचारधाराएं हैं, ऐसे में इनके बीच एकता बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके अपने अस्तित्व को स्वीकार किया जाए दूसरों के द्वारा। और ये ऐसा हो ही सकता है तब जब व्यवस्था संघीय हो, ये बहुत जरूरी है। तो फेडरल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू मेंटेन द यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द कंट्री। यानी अगर संघीय सिस्टम का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है दैट इज टू मेंटेन इक्वालिटी नॉट फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। ओके, दूसरी चीज इससे होता क्या है कि इससे एक तो एकता की सुरक्षा हो जाएगी, और एकता की सुरक्षा हो जाती है ये तमाम सारी, अगर हम एक हो गए तो आप देखिए तमाम सारी चीजों, हमारा एक होना ही हमारी सॉवरेनिटी को मजबूत कर देता है। हम संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभर कर आते हैं, और हमारी सॉवरेनिटी जितनी मजबूत होगी बाकी चीजें अपने आप ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। हमारी डेमोक्रेसी उतनी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, और डेमोक्रेसी मजबूत मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। बहुत एक के बाद एक चीजें स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएंगी। एकता इसलिए बहुत जरूरी है, और खास करके तब जब आप विभिन्नताओं के देश में रहते हो। तो ये एक फेडरल सिस्टम, उसका थोड़ा सा ये एक तत्व है कि वो यूनिटी को मेंटेन कर लेता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको आप कहते हैं। ऑल्दो वी आर डाइवर्स इन नेचर बट देयर विल बी यूनिटी। वहां हम भले ही हम अलग अलग विभिन्नताओं से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच एकता होगी। अच्छा, दूसरा क्या कहता है कि सुरक्षा करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे, और दूसरा क्या कहता है इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान भी हो जाएगा, ठीक है। यानी जो डाइवर्सिटी है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके का कल्चर है, उसका अलग सम्मान, वो ट्राइबल लोग हैं ज्यादा, उनका सम्मान होना चाहिए। साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, ठीक है, अलग अलग देश के अलग अलग भाषा संस्कृति। तो अगर हम उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी अपनी पहचान को वैल्यू दे रहे हैं, तो उनका भी संरक्षण होगा जो हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करेगा, ठीक है, कि भारत की विविधता, उसका भी संरक्षण होगा, और फिर भारत मजबूती से सामने आएगा। तो जिसकी जो चीजें उसको आप सम्मान कीजिए, तो अपने आप चीजें, उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसके भी नजर में आपके प्रति सम्मान बढ़ता है।
तो ये देश को आगे बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है। तो फेडरलिज्म का जो एक लक्षण है, आप इसको लक्षण के साथ साथ फेडरलिज्म की आवश्यकता भी बोल सकते हैं। दैट इज, एक तो वो एकता की सुरक्षा करता है, उसको बढ़ावा देता है, और तथा जो क्षेत्रीय मतलब जो डाइवर्सिटी है किसी भी लेवल पर, उसको भी संरक्षित करता है, प्रिजर्व करने में सहायता करता है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इसका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। कहने का मतलब यह है कि वो ये कहता है कि एक तो सारे ही एग्री हो जाए, मतलब आपने बंटवारा कर तो दिया, तो वो बंटवारे मतलब बहुत एग्री इन्वॉल्व होके होने चाहिए कि भाई ये हमारा जुरिडिक्शन, ये हम देखेंगे, ये आप देखेंगे। तो एक तो वो सहमति के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और दूसरी चीज ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए कि हमारा कोई मतलब उसको, हमारे दायरे को कोई क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, हमारे अधिकारों में कोई हस्तक्षेप, किसी तरीके का इंटरप्शन क्रिएट नहीं होगा। न राज्य सरकारें केंद्र में हस्तक्षेप करेंगी, न राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य में करेंगी। तो ये भी होना बहुत आवश्यक है। फिर आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। ठीक है, देखिए छोटी छोटी लाइनें हैं, ऐसे ही लिख के आ जाता है आपके मेंस एग्जाम में। केंद्रीय संघीय व्यवस्था के लक्षण है आपसी सहमति और आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। अपनी टिप्पणी कीजिए। तो इस तरीके की चीजें आपको समझने में बहुत मदद करती। एनसीईआरटी से लाइनें खूब पिक करके क्वेश्चंस पूछे गए, एसए के टॉपिक बनाए जाते हैं, तो ये बहुत मदद हो जाएगी आपको ये सारी चीजें समझने में। ओके, अब आ जाइए, ये क्या, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। क्या होता है समझ लेते हैं। अब आ जाइए, यहां देखिए ये सारे ये जो सवाल है ना, ये बड़ा मजेदार होता है। इन सारे सवालों के आधार पर अगर आप चीजों को समझेंगे ना, तो बड़े सारे प्रश्नों के जवाब आप ढूंढ लेंगे। यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स आपसे यही आपसे अपेक्षा करता है। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया? आपके पास क्या जवाब है? बात बड़ा या छोटा से नहीं, बात डाइवर्सिटी पे मेंटेन करता है कि विभिन्नताएं किन आधारों पे। तो विभिन्नताओं के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त संघीय व्यवस्था है। तो बेल्जियम विभिन्नताएं थी भाषाई आधार पर। तो इन सारे ये जवाब आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ओके, अच्छा, ये कह रहा है कि ये इस चीज पर निर्भर करती है। हम बात कर रहे हैं कि किस आधार पर ये संघीय व्यवस्थाएं निर्धारित होती है। तो क्या कह रहा है कि इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। What are the historical context? ठीक है, वो क्या, हमारा क्या पास्ट कैसा रहा था, क्या हमारी स्थिति थी अपनी, ठीक है, जो कारण बनी संघीय व्यवस्था की। अच्छा, संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। यानी मान लीजिए जैसे यूनियन बना दिया, मान लीजिए भारत पाकिस्तान मतलब जो हमारे पड़ोसी हैं सबको एक देश के रूप में कंसीडर कर दिया जाए, जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन जब सब मिल जाएंगे तो अखंड भारत क्यों कहेंगे, फिर कुछ नाम रखेंगे जिसमें सब इन्वॉल्व हो। तो अगर एक तरीका तो यह है कि इन दो तीन राष्ट्रों को एक ऐसा राष्ट्र बना दिया जाए जो भारत पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका ये सबको मिला के वो एक देश होगा। ठीक है, तो कई राष्ट्रों को मिलाकर एक व्यवस्था बनाएगी, जैसे आप देखेंगे यूएसएसआर एग्जाम्पल था। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्थाएं बन सकती। एक तो वो संघ हो सकता है, फेडरल हो सकता है। ठीक है, और दूसरा तरीका है संघीय शासन व्यवस्थाएं पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। आप देखिए अमेरिका के उदाहरण से समझें, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य के मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कि जैसे अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, आपको मालूम है, वो एक महाद्वीप है। ठीक है, इस महाद्वीप में अलग अलग देश
ये सारे थे। जब इन देशों को लगा कि यार अकेले हमारी कोई हैसियत नहीं है, अगर हम यूनाइट हो जाएं तो हम इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक महाशक्ति के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपसी सहमति के साथ ऐसा ही किया। और क्या किया कि इन सारे राज्यों ने अपने आप को आपस में मर्ज कर दिया एंड दिस कॉन्टिनेंट बिकम अ कंट्री, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो व्हाई इट इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स? बिकॉज कि ये अमेरिकी कॉन्टिनेंट के देश आपस में यूनाइट होने के बाद इस देश को बनाए। तो असल में यूएस जो है, जो अमेरिका है, वो क्या है? वो यूनाइटेड स्टेट्स है। इन स्टेट्स के यूनाइट होने के बाद ये बनकर तैयार हुआ है। तो अमेरिका का अपना अस्तित्व तो नहीं था, ये बना कैसे? ये उस अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, अमेरिकी महाद्वीप के अलग अलग देशों ने आपसी समझौते से क्या किया, इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक देश में बदल दिया। जैसे एशिया महाद्वीप के सारे देश मिलके कहें कि नहीं हम सब आपस में बन जाएं और वो होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एशिया, सोचिए वो कितना ताकतवर होगा। तो इसी तरीके से अमेरिकी कॉन्टिनेंट के इन सारे छोटे छोटे राज्यों ने अपने आप को आपस में मर्ज कर लिया और पूरे महाद्वीप को एक देश में बदल दिया। उसको कहते हैं यूनाइटेड, इसीलिए इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहां पर इसीलिए यहां दो, अच्छा एक देश बन गया, लेकिन इन राज्यों का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व, इन्होंने अपनी पहचान नहीं खोने दी, ठीक है। बहुत सारी शक्तियां अपने पास रखी और यही वजह है कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, द्वैध नागरिकता है वहां, एक इस पूरे अमेरिका की और उस पर्टिकुलर स्टेट की। इसके अपोजिट भारत में आप देखेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आपसे पार्ट 1 डिस्कस करेंगे संविधान का। तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया विल बी, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, वी आर नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, व्हाट वी आर यूनियन ऑफ स्टेट। व्हाट इज डिफरेंस? अंतर क्या है कि ऐसा नहीं है कि भारत का निर्माण इन राज्यों के मर्ज होने से हुआ, भारत था और फिर ये राज्य बने। हम चाहें तो जब चाहते हैं उत्तर प्रदेश से निकाल के उत्तराखंड बना देते हैं, बिहार से निकाल के झारखंड बना दिया, हम चाहें इसको 2-3 राज्यों को मर्ज करके एक राज्य बना दें, हम चाहें तो ऐसे एक लाइन खींच दें, ये नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो भारत इन राज्यों के मिलने के बाद नहीं मिला, भारत था फिर ये राज्य बनते गए, ठीक है। तो हम इन राज्यों का संघ है, मतलब इन राज्यों, मतलब वी आर नॉट रिजल्ट टू आफ्टर मतलब यूनाइट होने के बाद हम नहीं बने, ठीक है। हमारी पोजीशन, हमारा स्ट्रक्चर इनके, मतलब वी आर नॉट लाइक दिस बाय यूनिफिकेशन ऑफ दीज स्टेट्स, हम इनके यूनाइट होने के परिणाम के स्वरूप नहीं, भारत था और फिर ये राज्य बने। ये थोड़ा सा यूनियन ऑफ स्टेट और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ में डिफरेंसेस, हम इसको और बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के तहत हम ये फेडरलिज्म पढ़ते हैं। तो मोटे तौर पर ये चीजें मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक तरीका तो ये है कि ये बता रहा है आपकी की पुस्तक कि दो राज्य, दो राष्ट्र आपस में मिल जाएं और मिलके एक देश में अपने आप को बदल दें, तो वहां फेडरलिज्म सबसे अच्छा काम करे। भाई इन्होंने, इन राज्यों ने अपनी एक पहचान भी बनाए रखी है और अपने आप को एक दो देशों के रूप में भी एक देश के रूप में भी बदल दिया है, ठीक है। अमेरिका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसका। फिर ये क्या कह रहा है? इस तरीके की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वो केंद्र के बरक्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। मतलब चूंकि इन राज्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तो इसलिए अगर कंपेयर करें सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कई मामलों में स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। इस तरीके के फेडरल में जो दो देशों को मिलने के बाद से बने हुए हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने अपने आप को फेडरेशन क्यों कहा, हम अपने आप को संघीय क्यों कह रहे हैं? हम संघीय हैं क्योंकि हमने क्या किया है कि अपनी जो पावर है उसको अलग अलग राज्यों में, बिकॉज वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी,
और हमने अपने देश को मतलब जो हमारे यहाँ पार्टीशन ऑफ स्टेट है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टीशन। तो एक प्रशासनिक बंटवारे में, चूंकि विविधताओं का देश है, ठीक है, तो जो प्रशासनिक चैलेंजेस थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे, टू रिमूव देम, ठीक है, उनको दूर करने के लिए हमने अपने देश को अलग अलग राज्यों में बांट दिया, तो और उनको कुछ अकॉर्डिंगली पावर्स दे दी। तो इस तरीके से भी एक फेडरेशन तैयार हो सकता है। भारत इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अच्छा देखिए, भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण है। मतलब यहां क्या हुआ कि ये एक ही देश में अलग अलग राज्यों को कुछ शक्तियां दे दी, एक ही राष्ट्रीय सरकार ने अपनी प्रांतीय सरकारों का गठन किया और उनको कुछ प्रशासनिक दायित्व दे दिए। एक तरीका यह है। तो संघ बनने के दो तरीके आपने समझे, एक कि दो देश आपस में मिलकर एक देश बना ले, और या एक ही देश में प्रशासनिक सुविधा के लिए उस पूरे देश के क्षेत्रों का बंटवारा अलग अलग राज्यों में कर दिया जाए और उनको कुछ शक्तियां दे दी जाए। भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फिर इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। जाहिर सी बात है, ज्यादा ताकत केंद्र के पास होती है। आप अभी जब संविधान में 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरीके से लिस्ट का बंटवारा है, केंद्र सूची, राज्य सूची और ये सारा जो समवर्ती सूची आता है, कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। यानी जो अगर मान लीजिए कि जो बातें कहीं नहीं लिखी गई हैं वो केंद्र बनाएगा उस पर कानून, या केंद्र और राज्य के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो केंद्र वाला माना जाएगा। तो कहना तमाम सारे एग्जाम्पल हैं। अभी आप देखेंगे कि केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं। ठीक है, संविधान पढ़ते वक्त कई सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहां आपको ये महसूस होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझने की आवश्यकता है। तो एक तो ये है, ठीक। अच्छा, यहां क्या कह रहा है कि अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दे दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। मतलब जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा होती हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियों के अकॉर्डिंग किसी राज्य को भी कुछ कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अब आइए, यहां ये कुछ चीजें बता रहा है। बात बोले भेद खोले, मतलब वर्ड मीनिंग समझाने के लिए कह रहा है। अच्छा, ये कह रहा है अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, क्षेत्राधिकार क्या है? ये कहता है कि ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, अतः इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश का मैंने एग्जांपल लिया, तो उत्तर प्रदेश की सीमा में ही वो सारे डिसीजन ले सकता है। भारत सरकार है तो वो भारत की सीमा के अंदर ही उनके सारे डिसीजंस मान्य होंगे। यानी किसी सरकार का दायरा जब भौगोलिक रूप से एक सीमा के अंदर बांध दिया जाता है, उसी को क्षेत्राधिकार कहते हैं। क्षेत्र का अधिकार, कि हमारा अधिकार इस क्षेत्र में ही चलेगा। यानी अभी अगर योगी आदित्यनाथ हैं तो वो मुख्यमंत्री हैं किस क्षेत्र के? उत्तर प्रदेश क्षेत्र के। यानी मुख्यमंत्री की जो अथॉरिटीज हैं वो केवल उत्तर प्रदेश के अधीन जो क्षेत्र आते हैं उसी में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। बाहर के क्षेत्रों में उनको मुख्यमंत्री वाली पावर नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से सबका अपना अपना क्षेत्राधिकार। तो क्षेत्राधिकार का मतलब कि ऐसे अधिकार जो एक निश्चित क्षेत्रों में परिभाषित होते हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार थी। अब यहां नेपाल का एक एग्जाम्पल दे दिया कि कुछ नेपाली सिटीजन वो चाह रहे हैं कि अब छोटा सा देश है लेकिन वो भी चाह रहे हैं कि हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट हो। तो यहां कुछ दो लोगों के नाम है। आप देखिए, कई सारी पॉलिटिकल चीजों को आप इन डिस्कशंस के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक्चुअली चीजें क्या हैं, तो बहुत बढ़िया है, जिसको आपको जरूर इससे गो थ्रू होना चाहिए। ये कहता है खगराज, मतलब नाम है किसी व्यक्ति का, खगराज मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। मतलब ये नहीं चाहता कि फेडरल गवर्नमेंट हो, इससे भारत की तरह हमारे यहां भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। मीता कहती है कि हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत। तो बाबूलाल जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता मिल सकती है।
राम गणेश जी कहते हैं मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उसका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इसमें से किसी संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की। अब इतनी बातें आप समझ चुके हैं कि आप खुद ही ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, इसमें खगराज जी से आप सहमत हैं कि नहीं है, या मीता या बाबूलाल से आप सहमत हैं कि नहीं है, राम गणेश जी से सहमत है कि नहीं। तो इतनी बातें आप समझ चुके हैं, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओके, अब आ जाइए फेडरलिज्म इन इंडिया। जो भारत में संघीय व्यवस्था है वो क्या है उसको देखने की आवश्यकता है, उसको थोड़ा और डिटेल में समझने की जरूरत है। ओके, अब आ जाइए। ये कहता है कि हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया पिछले क्लास में। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहां बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है? Why we need sharing of powers in our country? क्यों हमको हमारे देश में सत्ता की साझेदारी क्यों चाहिए? तो आइए संविधान से ही शुरुआत करें। कॉन्स्टिट्यूशन को ही आधार बना के समझते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। आप अवेयर हैं इस बात से। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। हमने बात की अभी इसके बारे में। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें राज्य संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। ये ध्यान रखिएगा, द वर्ड फेडरेशन इज नॉट यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय शब्द जो फेडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में है उसको हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। हम अपने फेडरेशन को यूनियन बुलाते हैं। ठीक है, हालांकि हिंदी में दोनों के लिए संघ शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं कॉमनली, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, हमने अभी समझा भी, हम राज्यों का संघ है। वी आर नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट। तो फेडरेशन, द वर्ड फेडरेशन इज नॉट यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन जो सैद्धांतिक आधार पे जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स किया, जो शेयरिंग ऑफ पावर्स किया, ठीक है, वो सारा कुछ इसी आधार पे जो फेडरेशन के जो को निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनको हमने अपने व्यवहारिक संविधान में कई सारे प्रावधानों में इसको शामिल किया है। अब आइए हमें ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया। यानी अभी वो जो 7 पॉइंट्स आपने पढ़े थे, अब उसको देखिए कि हमारे संविधान के लिए बड़ा खूबसूरत और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जनरली हम नहीं पढ़ पाते हैं अपने रेगुलर स्टडीज में, तो बहुत जरूरी है कि आप इस पर ध्यान दें। स्पेशली वो लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यू आर नॉट इन पोजीशन टू स्किप दिस। ठीक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, जरूर इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 2 बातें यहां करनी है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उन 7 पॉइंट्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है। तो अच्छा, दूसरी चीजें क्या है कि 2 स्तरों पर हमारे यहाँ प्रशासन का विभाजन है, हमने समझा भी है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। संघ सरकार या हम यूं हैं जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। ये सारी चीजें हम डिस्कस भी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में कि कैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकारें आई नगर पालिकाओं और पंचायतों के माध्यम से। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहां भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। ठीक है, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां हैं। ठीक है, आप जब 7th शेड्यूल पढ़ेंगे, 7वीं अनुसूची, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये बंटवारा है। यहां संघ सूची में जो सेंट्रल लिस्ट है हमारी, वो उसमें प्रतिरक्षा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, विदेशी मामले जो फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन संचार और करेंसी मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय, यानी जो सेंट्रल लिस्ट होगी हमारी, जो केंद्र सूची होगी, उसमें चाहे वो डिफेंस मैटर हो, मतलब जो प्रतिरक्षा से संबंधित हो, सेना वगैरह के मामले में, या विदेशी मामले जो फॉरेन अफेयर्स हैं
उनको मेंटेन करेगा, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और कम्युनिकेशन और करेंसी जैसी चीजों पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। इसके बारे में कोई भी कानून बनाया जाएगा, पार्लियामेंट विल डिसाइड, ठीक है, संसद तय करेगी, और इसीलिए सारी चीजें केंद्र सूची का विषय है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इस कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार मतलब संसद को, पार्लियामेंट, ठीक है। यानी ऐसे चीजें जो पूरे देश को प्रभावित करती हैं, उसके बारे में डिसीजन कौन लेगा, कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट विल डिसाइड, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, ठीक। अच्छा, फिर राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय, चाहे पुलिस सिस्टम को रेगुलेट करना हो, चाहे ट्रेड हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन हो, ये सारी चीजें ये जो प्रोविंशियल लेवल पे आती हैं, जो किसी राज्य विशेष की अपनी अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ये सब राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है, और इससे संबंधित सारे कानून उस राज्य की विधानसभाएं बनाएंगी। अच्छा, अब आए तीसरी लिस्ट आती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। कई बार आप अपनी पॉलिटी की तैयारी के दौरान ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। यानी कॉन्करेंट लिस्ट में जो समवर्ती सूची है, उनमें जो विषय हैं, उन विषयों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकते हैं, मतलब संसद और अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन ये कह क्या रहा है कि अगर कोई ऐसा कानून बना जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है कि ये सही किसका माना जाए, तो केंद्र सरकार का माना जाएगा। इससे पता चलता है केंद्र सरकार के पास शक्ति ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, यहां एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होगा, ठीक है। जो हमने समझा था कि जो विशेष अधिकार हैं वो केंद्र के पास जाते हैं, इसको भी हमने समझा था। तो यहां उनका क्या होगा, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जिसके अधिकार क्षेत्र किसके क्षेत्र में आजकल देखिए इस्तेमाल में आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए। जब संविधान बन रहा था तब तो कंप्यूटर जैसी चीज ही नहीं थी, सॉफ्टवेयर जैसी चीज। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। तो संविधान मेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो इस बात को बहुत गंभीरता से समझते थे। वो जानते थे कि अभी तो हम बहुत सारी चीजें जो ध्यान में है वो तय कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी। तो ऐसे कोई विषय जो हमारी चर्चा में रह गया है, अगर ऐसा कोई विषय आता है जो ना तो केंद्र सरकार की सूची में, केंद्र सूची में, ना राज्य सूची, ना ही समवर्ती सूची में, ऐसे सभी विषय वो सब केंद्र सूची के विषय माने जाएंगे। उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा, ठीक है। ओके, अब आ जाइए, हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकार अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। इन आर्टिकल्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त। यहां ये कह रहा है कि हमारे देश में जो है कि ठीक है कि बंटवारा कर दिया गया, भाई आपकी अपनी परिस्थितियां, आप उसके हिसाब से खुद कानून बनाओ, राज्य सूची, केंद्र सूची इस तरीके से बांट दिया गया। लेकिन ये कह रहा है कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन, मतलब सभी राज्यों को एक समान अधिकार नहीं, इसमें भी डिफरेंसेस हैं। और डिफरेंसेस भी इसलिए क्योंकि हमारे यहां हमने बात समझी है बहुत पहले से ही कि किस तरीके से भौगोलिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे हमारे देश में विभिन्नताएं हैं, बंटवारे हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स का ये एग्जाम्पल लेके बता रहा है, चाहे वो असम हो, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनको कुछ विशेष शक्तियां, मतलब इनकी अपनी परिस्थितियों, अपनी सामाजिक या ऐतिहासिक या जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसकी सुरक्षा के लिए संविधान इनको अधिकार, कुछ विशेषाधिकार देता है कि आप इनके संरक्षण के लिए खुद प्रयास करें, अपने लिए कानून बना दें। तो ये जो आर्टिकल है, पहले कश्मीर में भी
370 धारा 370 71 ये सब आपने समझा है, तो उसी संदर्भ में आप इसको समझें किस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो विशेष राज्य का दर्जा देने से उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी मिलने शुरू हो जाते हैं, वो बना सकते हैं। तो इस तरह की शक्तियों का लाभ उठाते ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों जिनकी इनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी। मतलब ये जो विशेषाधिकार है वो जनरली कहां काम करती हैं, क्योंकि अपनी सांस्कृतिक रक्षा करनी है, तो चाहे वो रोजगार में उस क्षेत्र में रोजगार हो तो वहां के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। शिक्षा, अपनी संस्कृति को बचाने के प्रयास करने के लिए उनको बिल्कुल अलग से प्रोविजंस की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, तो विशेषाधिकार देने का ये महत्व हो जाता है। फिर ये कह रहा है कि भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ठीक है, ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन पाए। इन्हें मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं, जिसको आप यूनियन टेरिटरी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। मतलब ये कह रहा है कि हमारे देश में एक तो कुल फुल फ्लैश स्टेट है, राज्य हैं, ठीक है, वो 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में से भी कुछ राज्यों को विशेषाधिकार दे दिया आर्टिकल 371 के तहत कि अपनी सांस्कृतिक सुरक्षा कर लें वो, ठीक है, तो उनको विशेषाधिकार दे दिया। कुछ एक तीसरे किस्म का जो स्टेटस है कि कई सारे राज्य हैं, भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उनका अपना ऐतिहासिक स्थिति या जो उनका अपनी स्थिति बाकी आर्थिक, सामाजिक या समटाइम भौगोलिक स्थिति भी, उनके आकार, उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए कई बार क्या होता है कि उनको ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्र राज्य दे दे, क्योंकि तमाम सारी चीजें उनकी निर्भर, अपने उपलब्ध संसाधन इतने सीमित हैं उनके। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो सकता उनको अवॉइड कर दें, किसी अन्य राज्यों में विलीन कर दें, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है। तो ऐसे ही कुछ राज्यों को संविधान ने निर्धारित किया और उसी को क्या कर दिया, क्या यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, मतलब केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। कई सारे 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां उनकी विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, तो बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें केंद्र का ही शासन होता है। अब आ जाए, इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है, इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र के पास है। ठीक है, तो आपने इसीलिए तो वो केंद्र शासित है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया है। ठीक है, यानी उसने कहा है फेडरलिज्म शुड बी कंसीडर एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संघवाद है, जो संरचना है, इस संघवाद को प्रमोट करने वाली, ये संरचना को संविधान की मूल भावना माना है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसीलिए इसमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अच्छा, अकेले संसद इन व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होगा, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर किया जाएगा। यानी ऐसा तभी होगा, एक तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में ये 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, फिर जितनी भी विधानसभाएं उसमें से एटलीस्ट आधी विधानसभाएं इस बात से एग्री हो, जो चेंजेस ये चाहते हैं वो करें। तो इसके लिए, ऐसा करने के लिए ये जो प्रावधान है, जो संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करने वाले प्रावधान है, इसमें तभी चेंजेस किए जा सकते हैं जब 2/3 से दोनों संसद में पास हो जाए और आधी राज्य विधानसभाएं भी उससे एग्री हो। ठीक है, ओके। संवैधानिक प्रावधानों और कानून के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर की जाती है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए उसको कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो ये देखे कि सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने के हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके,
अब आ जाइए, सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को लेकर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। हमने ये बात समझी है कि ये बाकायदा डिसाइड कर दिया गया कि ये एरिया वो होगा जहां राज्य सरकारें टैक्स वसूलेंगी, ये वो एरिया होगा जहां से केंद्र सरकार लगाएगी और वसूल करेगी। अच्छा, अब आ जाइए, यहां चीजें क्या है। आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने, सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाए और उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटे। मतलब एक ये होमवर्क है, आप इसको कैटेगराइज कर पाएंगे, कौन नेशनल लेवल की न्यूज है, कौन स्टेट लेवल की, कौन किसी लोकल लेवल की न्यूज है। तो ये एक एक्सरसाइज है, इससे आपको कैटेगराइज करने का मौका मिलेगा और हमारे जो फेडरेशन की समझ है वो बहुत बढ़ेगी। जरूर इसको देख लीजिएगा, मैं आपको इसको डिटेल में नहीं जा रहा, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, जो हमारा फेडरेशन है वो रन कैसे करता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का प्रमुख श्रेय यहां की लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को देना होगा। देखिए, फिर लोकतंत्र आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात तो ये कह रहा है कि अगर इफ यू वांट टू रन अ फेडरल सिस्टम इन कंट्री, अगर आप पूरे देश में एक संघीय व्यवस्था को चलाना चाहते हैं तो दैट शुड बी इन रिटन फॉर्म, दैट शुड बी इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। वो आपके संविधान में होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कंफ्यूजन ना हो, सब चीज वेल डिफाइंड हो, प्री डिफाइंड हो, तो डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर ये कह रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा नहीं कि सारा क्रेडिट कॉन्स्टिट्यूशन को ही चला जाता है कि बिकॉज दैट इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन सो वी आर इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो ये इतना आसान नहीं है कि केवल लिख देने से सारा क्रेडिट आप कॉन्स्टिट्यूशन को दे दीजिए कि नहीं साहब लिख दिया तो अब ये पहले से ही डिफाइंड है। इसका एक और क्रेडिट है जो वो जाना चाहिए हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम को, जो हमारी जो चुनावी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक राजनीति का जो चरित्र है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसी संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में सिपित होना ही सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिससे पता चलता है कि ये काम किस तरह हो पाए। ये बहुत जरूरी है। आप देखिए, तमाम सारे डाइवर्सिटी के बावजूद जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात होती है, सारे पॉइंट्स हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं, खूब मदद करता है। मैं आपको बता रहा हूं ये इंटरव्यू में, एसेज में, आपके मेंस के एग्जाम्स में। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। अब कुछ पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डोंट मिस इट, बहुत थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ताकि आप इसको समझ पाए। ओके, अब आ जाइए, ये कहता है कि भाषाई राज, पहली चीज भाषाई राज, जो लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर जो स्टेट्स हैं उनको कंसीडर कर रहा है। ये क्या कह रहा है, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की, मतलब 1947 में वी गॉट फ्रीडम इन 1947। और ये जो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, हम इसको जब टॉपिक 1 पढ़ेंगे जो हमारा संविधान का है भाग 1, तो उसमें इन सब चीजों को बहुत डिटेल में हम वहां समझते भी हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे ये इस पुस्तक के माध्यम से ये क्या कह रहा है। तो 1947 में हमने अपनी लोकतांत्रिक यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर 2009 क्या आप कह लीजिए 2022 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और नए प्रांत बनाए गए। अब ये आपकी जिम्मेदारी, एक लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको पता चले कौन से पुराने प्रांत थे अब नहीं है, कौन से नए बने। तो एक होमवर्क भी हो जाता है और आपकी थोड़ी सी समझ भी बढ़ती है, आपका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा अपने देश की व्यवस्था से। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए, ये भी आपको मालूम है कि ये भी चीजें बदलाव हुई हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग
एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं जो एथनिसिटी है की विविधता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। 1950 के भारत में कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। सीमाएं क्यों बदली गई? ठीक है, जैसे आप कर्नाटक वगैरह देखेंगे, मैसूर वगैरह था, कर्नाटक बना के कैसे, कहने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए एक ही भाषा बोलने वाले एक से अधिक राज्यों में रह रहे हैं तो उनको मिला के एक राज्य बना दिया जाए। भाषा के साथ ये तेलुगु भाषी हैं, ये तमिल भाषी हैं, ये हिंदी, इस तरीके का कैटेगराइजेशन करने का प्रयास किया गया ताकि एक कम से कम भाषाई आधार पे उनके विकास को, उनकी पहचान को सुनिश्चित किया जाए। एक आधार ये था। फिर मतलब इसके लिए क्या किया गया कि राज्यों की सीमाएं बदल के उसका मतलब रीनेम किया गया, उसको फिर से नाम रखा गया। जैसे मैसूर को कर्नाटक बना दिया। तमाम सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। ठीक है, फिर ये कहता है कि इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इस में नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे पूरा देश टूट जाएगा। ऑब्वियस है कि आप भाषाई आधार पर अगर कैटेगराइज करेंगे तो फिर वो अपनी पहचान को लेकर जोर देंगे, क्षेत्रीयता का विकास ज्यादा होगा। और आप जब अभी पढ़ेंगे फेडरलिज्म के चुनौतियां तो आप देखेंगे क्षेत्रीय भावनाओं का बढ़ना। हम ये बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं आपसे कि अगर क्षेत्रीयता की भावना बढ़ती है तो हमारे जो संघीय स्ट्रक्चर उसमें कहीं ना कहीं टूटन पैदा होती है और वो कई बार देश की एकता पर भी सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि जब आप सब मैं मराठी, मैं बंगाली, मैं गुजराती इन चीजों को लेंगे तो भारतीय होना कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो इस बात का भी डर था कई सारे नेताओं को। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया। ठीक है, डर था लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। यहां ये मैप है किस तरीके से कैटेगराइज है। क्या आपका गांव, यहां एक छोटा सा एक्सरसाइज है, इसको आप देख लीजिएगा। अब आइए भाषा नीति, जो लैंग्वेज पॉलिसी थी वो क्या थी इसको समझते हैं। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। कई सारे लोग कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज को किसी एक भाषा को कैटेगराइज नहीं किया गया है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा माना गया है। राजभाषा मतलब कि जो शासकीय लैंग्वेज होता है, ठीक है, जिससे आसार पे कामकाज होगा, उसकी लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। ठीक है, कई सारे लोगों के लिए जानकारी नहीं होगी, करेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारे संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल ही इस बात की जिक्र नहीं करता कहीं कि हिंदी शुड बी कंसीडर एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो ये राष्ट्रभाषा को कहीं भी हिंदी को नहीं कहा गया। हाँ, उसको एक राजभाषा के तहत एक गवर्नमेंट की लैंग्वेज के रूप में थोड़ा सा मान्यता दी गई है। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% मतलब अप्रॉक्स 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाएं, यानी अभी 22 भाषाएं हमारी रजिस्टर्ड हैं, सूचीकृत हैं, लिस्टेड हैं, को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। आप देखेंगे जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, बाकायदा आपके सामने विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट ये 22 भाषाएं होती हैं अंग्रेजी के साथ साथ। यू विल डिसाइड कि किसमें आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो आप में से जो लोग भी हिंदी मीडियम को लेके बहुत निराश रहते हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को और ज्यादा शार्प करने की जरूरत है और ज्यादा समर्थ बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, ओके। बशर्ते राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी भाषा में ही होता है। जाहिर है, जो नेटिव लैंग्वेज होती है किसी स्टेट का, आप उत्तर प्रदेश में ज्यादातर हिंदी में होता है। ठीक है, आप गुजरात में चले जाएंगे, महाराष्ट्र में चले जाएंगे, तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज मराठी, गुजराती, तमिलनाडु, तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं को अपनी जो उस राज्य में बोलने जाने वाली अधिकतम मतलब जो भाषा है उसी के पे वो काम होता है।
श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। शुरू में जब देश आजाद हुआ तो ये हुआ कि साहब अंग्रेजी, चूंकि अभी कई सारी चीजें ट्रांसफर ही होनी थी तो अंग्रेजी को रखा गया, लेकिन कहा गया कि 1965 तक अंग्रेजी का इस्तेमाल बंद हो जाएगा और हम हिंदी को प्रमोट करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो हिंदी बोलती थी। आपने समझा 40% तो लगभग। तो लेकिन बाद में जब राज्य सरकारों ने कहा नहीं साहब अंग्रेजी रहने दीजिए, इसकी वजह से हम थोड़े से यूनाइट हो जाते हैं, तो इसको स्वीकार कर लिया गया। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। आप पढ़ेंगे, जब भाषाई संघर्ष हम पढ़ेंगे तो ये डिस्कस करेंगे कैसे हिंदी को जब प्रमोट करने की बात की तो कई सारे तमिल नेताओं ने, आप तेलुगु नेताओं ने, आप देखेंगे एनटी रामाराव उन्हीं में से एक थे। तो ये सारे लोग किस तरीके से चीजें आए, कर्नाटक वगैरह में किस तरीके से भाषाई आधार पे तमाम सारे आंदोलन हुए, ये सब चीजें आप बहुत डिटेल में समझेंगे। तो केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों का प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा दिया। अनेक लोगों का मानना था कि समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। ठीक है, मतलब जो अंग्रेजी जानते थे इसीलिए उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई अभी भी है। आप देखिए कई जगह सरकारी दफ्तरों में हिंदी को प्रमोट करने वाले स्लोगन्स लिखे होते हैं, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। अब हिंदी में काम करने वाला स्लोगन आप तमिलनाडु में जाके लिख दीजिएगा तो वो ठीक नहीं है। तो ये कह रहा है कि हिंदी को प्रमोट करने की जो बातें सरकार कहती है वो हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित है। ओके, भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचे से बच गए। आपने पढ़ा है कि कैसे श्रीलंका में सिंहली और तमिल लोगों के बीच में संघर्ष है, जिसने गृह युद्ध की स्थिति वहां बना दी और एक लंबा समय वो उन्होंने अपने डोमेस्टिक वॉर में बिताया, भाषाई आधार को लेकर संघर्ष। तो भारत जैसे देश जहां इतनी सारी भाषाएं, 22 तो लिस्टेड लैंग्वेजेस हैं, वैसे देखेंगे तो बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं, तो इतनी विविधताओं के बावजूद इस तरीके का कोई संघर्ष नहीं हुआ हमारे देश में। तो यहां गठबंधन सरकार, ये हमने कई बार समझ लिया गठबंधन सरकार, ठीक है, ये क्या होती है। यहां गठबंधन सरकार आप देखिए कई बार जब किसी एक दल का सरकार नहीं बनती है तो वो अन्य दलों से भी सहयोग प्राप्त करता है। ठीक है, तो इससे मिलकर वो जो सरकार बनती है उसको गठबंधन सरकार कहते हैं, हमने पहले भी समझा है। अब आइए केंद्र राज्य समझ, व्हाट इज स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो केंद्र राज्य संबंध क्या है? केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहां एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी किस तरीके से 1977 तक लगभग तो वही रही। तो इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाइयों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, अक्सर इसको यही राजनीतिक संघर्ष है। पहले तो मान लीजिए एक ही सरकार की पार्टी केंद्र में भी है, राज्य में तो आपसी सहयोग से सब चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब योगी जी मोदी जी की योजनाओं की तारीफ करते हैं, मोदी जी योगी जी की योजनाओं की तारीफ करते हैं, लेकिन जब किसी अन्य राज्य में जाते हैं जहां किसी अन्य पार्टी की सरकार है, वहां मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है, तो उनकी नीतियों को लेकर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों एक दूसरे की नीतियों की आलोचना करते हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट अलग ही राग लाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बोलती है, तो बड़ा संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। तो ऐसे में वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी भाषाई सांस्कृतिक चीजों पर देते हैं, तो क्षेत्रवाद और इन सब चीजों का उदय होना शुरू होता है। राजनीति करने वाले लोग इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इमोशनल रूप से जनता को जोड़ते हैं, भाषाई आधार पर जोड़ते हैं, ये संघर्ष को जन्म देता है। ठीक है, तो ये सारी भी चीजें शुरू हुई। ठीक, अब उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावनाओं के प्रतिकूल काम। ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल आप जब पढ़ेंगे, इमरजेंसी पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे आर्टिकल 365 के तहत स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड।
ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति ही लगाते हैं विद द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। वो किसी भी राज्य के राज्यपाल की सहायता से, राष्ट्र के अनुशंसा पर, उनके रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राज्य आपात की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। और आप अभी जब पढ़ेंगे तो सारी पिक्चर को जब समझेंगे कि किस तरीके से राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और राष्ट्रपति जो करता है वो केंद्र सरकार की सलाह पे करता है। यानी एक तरीके से जो राज्यपाल होता है उसको कई बार कंसीडर किया जाता है एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कई बार इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठा के अगर किसी दूसरे दल की सरकार है तो उसको भंग करने का प्रयास करती है कि उसको राष्ट्रपति शासन लगा दो और केंद्र का शासन आ जाएगा। तो ये सारी जो फेडरल सिस्टम का जो तत्व है उसको चोट पहुंचाती, ये उचित नहीं है। 1990 के बाद से स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। वही जो लोकल पार्टीज थी उनका सारा चीज बदलना शुरू हुआ। यही दौर में केंद्र गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहां भी गठबंधन बननी शुरू हुई कि भाई अब जब क्षेत्रीय दल उठने होंगे भाई तो हमारे क्षेत्र में मिलो, फिर एनडीए और ये यूपीए वगैरह की व्यवस्था होनी शुरू हो गई। क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं था एक दल को, तो कई दल मिलके फिर शासन करते थे। तो इसी से यहीं से ये गठबंधन सरकार और ये सारा चीज बनना शुरू हो गया। ठीक है, इन सारी चीजों की वजह में चूंकि सबकी साझेदारी है तो वो जो लोकल पार्टी है अगर उसके सहयोग से केंद्र में या किसी राज्य में सरकार है तो वो अपने क्षेत्रों की भी बातों को लेकर आएगा। तो इससे जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो और ज्यादा सशक्त हुई, उनके मामले और ज्यादा बढ़ने शुरू हुए। आप देखिए कहता भी है कि इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति बनी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट की चीजों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी क्योंकि उनके समर्थन से केंद्र में उनकी सरकार बनी है। तो भले ही राजनीतिक स्थिति को अपनी व्यवस्थित करने के लिए ऐसा किया गया हो, लेकिन ये भी एक वो तत्व है जिसकी वजह से जो फेडरल सिस्टम है हमारे देश का उसको मजबूती मिली। ठीक है, अब आइए इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान के लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना इंप्लीमेंट हुआ मतलब 50s के 60s के डिकेड के बाद, ये लगभग 80s के डिकेड 90s के डिकेड से अब स्थिति वैसी नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दे। तमाम सारे प्रोविजंस जब हम इमरजेंसी डिस्कस करेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को कंसीडर करेंगे तो इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। ओके, अब आ जाइए यहां, ये देखिए कार्टून है कितना बढ़िया है कि ये राज्य उस इंदिरा गांधी जी हैं और ये अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और ये दे रहे हैं शक्तियां, ये लो। ठीक है, तो बड़े अच्छे से कार्टून अपने आप में डिस्क्राइब कर देते हैं, जरूर एक बार आपको गो थ्रू होना चाहिए। गठबंधन सरकार की, अच्छा ये गठबंधन, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ब्यूटीफुली मैनेज किया था। ये सब देखिए, ये सारे बॉम्ब हैं, इनसे मिली हुई कुर्सियां, सारे पलीतों में आग लगानी है, यहां बैठे हुए, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है ये सब। ओके, अब आ जाइए भारत की भाषाई विविधता क्या है। भारत में इसका कितनी भाषाएं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरीके से करते हैं। कितनी अच्छी बात है। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के अनुसार की गई है। जनगणना के अनुसार की गई है वो क्या है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों में क्या हासिल होता है इसको देखने की जरूरत है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। हालांकि संख्या इससे भी ज्यादा है, यानी जब 2001 की जनगणना हुई तो 1300 भाषाओं को नोटिस किया गया। जब लोगों ने कहा कि नहीं साहब हमारी नेटिव लैंग्वेज तो ये है, तब ऐसे में जब लोगों ने अपनी मातृभाषा का उल्लेख करना शुरू किया तो ऐसे लगभग 1300 भाषाओं को नोटिस किया गया उस वक्त। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। हालांकि समूह का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन इसको हिंदी का ही
एक ब्रांच के रूप में कंसीडर कर लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी भारत की जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई, बावजूद इसके 121 को पे तो मानना ही पड़ा। इसमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, ये सब प्रश्न पूछे गए, एक तो कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं और वो कौन सी अनुसूची में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में रखा गया और इसी कारण है अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं, यानी ये जो 121 है इनमें से 22 तो लिस्टेड है और बाकी अनलिस्टेड लैंग्वेजेस कही जाती हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। जी वाकई, हम सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे देश में है लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहां सूची भी दी हुई है। अब ये क्या करे, सबसे बड़ी भाषा हिंदी, सिर्फ 44% लोग ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी, यानी फर्स्ट लैंग्वेज तो 44% लगभग, और अगर ऐसे के सब सेकंड लैंग्वेज हमारी हिंदी, उनको भी जोड़ दे तो भी 50% से कम है हिंदी बोलने वाले लोग देश में। जहां तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.2% लोग ही इसे अपनी मातृभाषा बताया। ठीक है, इनकी जो नेटिव लैंग्वेज के, मदर लैंग्वेज के रूप में कंसीडर केवल 0.02% लोग करते हैं। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग ही इसे जानते हैं। ठीक है, अब आप अपने आप को देखिए कि आप इस 11% में हैं या नहीं है। इस सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन काम, बस ये सूची दिया हुआ है उसको जानिए कि अच्छा यहाँ कुछ होमवर्क है, ये सारी सूची, इसको स्किप कीजिए। अब आइए, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, यहां अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये इसकी रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, गवर्नेंस की पढ़ाई में ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई सारी चीजों को समझने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, अच्छा, यहां ये कह रहा है कि गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब वो मुल्क आजाद होगा तो इस एक नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो उसका बंटवारा भी हो गया। हाँ, मतलब जब देश की आजादी हुई थी तो ये सारे प्रोमिसेस किए जाते थे कि सबकी भावना का सम्मान होगा, संस्कृति, भाषा, इन सब का सम्मान होगा। और जो अंग्रेजों ने फ्रेम बना के रखा था, ये ब्रिटिश इंडिया है, इसको पुनर्गठन किया जाएगा। फिर से हम रीस्ट्रक्चर, रीडिफाइन करेंगे लैंग्वेजेस, कल्चर, उनकी अपनी पोजीशन के आधार पे। गांधी जी का ये प्रॉमिस भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमको आजादी मिली तो आजादी मिली ही बंटवारे के साथ। तो ये जो पुनर्गठन वाला था वो बहुत सारे चैलेंजेस आ गए उसमें, तो इतना आसान नहीं था। ठीक है, इसीलिए वो 50 तक वो टला। फिर विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरानी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा, इसके आधार पर कितने विभाजन होंगे, नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में सवाल कौंध रहा था। मतलब ये कि धार्मिक आधार पे तो हो गया, अब भाषाई आधार भी बन सकता है आधार। अब भाषाई आधार पे हो तो आपने देखा कि 1300 लोग तो हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हमारी मातृभाषा है। कितने टुकड़े होंगे भारत के। और यूरोप के तमाम सारे ऐसे पॉलिटिकल साइंस के विद्वान थे जिन्होंने इस बात को कहा कि नहीं साहब, भारत ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये सारे डिस्कशंस थे। लेकिन क्या कहते हैं, भाषावर राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। जाहिर है जो हमने स्ट्रक्चर किया लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पे, उसने वो क्या कहते हैं पोजीशन नहीं आने दी जिसके लिए सब लोग डर रहे थे। अब भारत में जो डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है, ये भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं सहयोगी है हमारे फेडरल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। विकेंद्रीकरण का मतलब वही शेयरिंग ऑफ पावर का एक तरीके से, यानी जो सत्ता केंद्र के पास ही थी अब वो राज्यों के पास भी बढ़ रही, यानी केंद्र से अब विकेंद्र हो रहा है। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। तो भारत में विकेंद्रीकरण, हमने अभी अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकारों की चर्चा की गई है, केंद्र और राज्य। पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। जाहिर है हमने तीसरी व्यवस्था लोकल गवर्नमेंट, पंचायतों और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में भी समझा है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है।
भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो। ऐसा किया भी गया है, ठीक है। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारों का संघीय ढांचा सामने आया है, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। हमने समझा पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में। अच्छा, मतलब ये इसी स्ट्रक्चर से हमारे देश में जो लोकतांत्रिक भागीदारी है उसी की हमको आजादी मिलती है। हम ज्यादा तरीके डेमोक्रेटिक सिस्टम को तभी मेंटेन कर सकते हैं जब हर लेवल पर लोगों की सहभागिता इस देश में हो। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। मतलब विकेंद्रीकरण हमने ये बताया कि ये किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये ना केवल जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसको संरक्षित करता है ताकि हर लेवल पर सत्ता का बंटवारा हो जाए, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ताकि जब हर लेवल पे सत्ता का बंटवारा हो जाएगा तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट हर लेवल पे होगी, चाहे वो केंद्र लेवल हो। आपने समझा कैसे एक ही नागरिक वो केंद्र लेवल के लिए भी सरकारें चुनता है, राज्य लेवल के लिए भी और स्थानीय लेवल पर भी। तो इस तरीके से हमारी सहभागिता हर लेवल पे हो जाती है। अलग अलग मुद्दे, चाहे वो भाषाई हो, सांस्कृतिक हो, ठीक है, जातीय हो, धार्मिक हो, इन सबको प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस विकेंद्रीकरण को और ज्यादा प्राथमिकता दे। और आप देखिए आने वाले समय में भी आप पढ़ेंगे कि आने वाले समय में डिसेंट्रलाइजेशन पे बहुत जोर दिया जाएगा। जैसे जैसे सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों की समझ बढ़ रही है, कम्युनिकेशन मीडियम इंप्रूव हो रहे हैं, इन सारी चीजों ने डिसेंट्रलाइजेशन को, ट्रांसपेरेंसीज बढ़ रही हैं, इन सारी चीजों ने डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत बल दिया है। और आप अभी देखेंगे किस तरीके से जब आप गवर्नेंस का पेपर पढ़ेंगे, अभिशासन, तो उसमें समझेंगे कि अब गवर्नमेंट टू गवर्नेंस की बात की जा रही है कि गवर्नेंस को महत्व दिया जाए, कि केवल शासन से बात नहीं चाहिए, गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ई गवर्नेंस की बात की जा रही है। ये जब हम आपसे गवर्नेंस डिस्कस करेंगे तो ये सब बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, और ये सब एक तरीके से आप समझेंगे कि वो माध्यम है डिसेंट्रलाइजेशन का, किस तरीके से सत्ता का ट्रांसफर, विकेंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है। अब यहां ये एग्जांपल भाई किस तरीके से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान ये सब चलाते हैं देश को। तो अब यहां क्या कह रहा है, इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वही सारी चीजें हैं। यहां पर ये पेपर की कुछ कटिंग है। अब आ जाए ब्राजील का एक प्रयोग। ब्राजील ने इस वाले प्रयोग में केवल यह है कि कैसे उसने अपनी लोकल गवर्नमेंट से अपने देश में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। तो इसी एग्जाम्पल को हमारे देश में भी इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से लोकल प्रॉब्लम्स को फ्रंट पर लाया गया और उसका सलूशन किया गया। तो हमारे देश में भी इसीलिए आप देखिए आने वाले समय में जो प्रयोग हो रहा है अलग अलग लेवल पे, अलग अलग सिस्टम पे, जिस तरीके से पंचायतों को सशक्त किया जा रहा है और जिस तरीके से क्या कहते हैं नगर पालिकाओं को शक्ति दी जा रही है, ये सब अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो कहने का मतलब फेडरलिज्म जो संघवाद है, जो आपने कल की क्लास में पढ़ा था, शेयरिंग ऑफ पावर, सत्ता का बंटवारा, उसी का एक मूर्त रूप है, एक एक्सप्रेशन है। आप कह सकते हैं कि अगर आप कहेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को या शेयरिंग ऑफ पावर्स को अगर कोई शब्द दे दीजिए तो हम उसके लिए शब्द देंगे फेडरलिज्म, संघवाद। और संघवाद में मोटिव यही है कि हर लेवल पे, खास करके भारत जैसा देश जो विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है, सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो सके, इसलिए वो लेवल तय करना जरूरी है कि कैसे हर लेवल पे शासन को सुनिश्चित किया जाए। और हमारे देश में जहां सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, तो एक ही नागरिक केंद्र के लिए भी सरकार चुनता है, एक ही नागरिक राज्य के लिए भी सरकार चुनता है, वो लोकल गवर्नमेंट के लिए भी चुनाव करता है। तो ये सारी चीजों से हमारी चॉइसेस की नहीं, साहब हमको केंद्र में तो मोदी चाहिए, लेकिन स्टेट में केजरीवाल चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी में कोई और पार्टी चाहिए। तो इस तरीके से नागरिक ही तय करता है अपनी स्थिति को समझने के लिए। और दूसरी चीज जो संघवाद है, वो इन विभिन्नताओं की भी सुरक्षा करती है। इन जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को भी, इन डिफरेंसेस में, जिन डाइवर्सिटीज में इनइक्वालिटीज नहीं आने देती। हमने पहली क्लास में समझा था, 6वीं क्लास में, कि डाइवर्सिटी इज डिफरेंट थिंग,
डिफरेंसेस इज डिफरेंट थिंग, इनइक्वालिटी इज डिफरेंट थिंग। हम कोई विभाजन नहीं करते, हम सबको समाहित करते हैं। इस तरीके से हमारी अखंडता, हमारी जो विभिन्नताएं हैं वो भी बनी रहती है और साथ में एकता और अखंडता का भी को भी हम मेंटेन कर पाते हैं, उसकी भी सुरक्षा कर पाते हैं। तो आज वाला जो टॉपिक था वो इन्हीं सारी चीजों को लेकर था और ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं आपके पुस्तक के अंत में, जरूर आपको देखना चाहिए। तो आज इतनी ही क्लास करते हैं, हमारा टॉपिक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।